तो गाइज वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज जो हम लोग करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी यांत्रिक के सेक्शन 1 के लिए। आपको भी पता है कि हर साल जीके आते हैं और जीके में एक या दो पॉलिटी के क्वेश्चंस होते ही होते हैं। मैं आपको 100 से 150 एग्जाम से पहले पॉलिटी करा दूंगा, बट गाइज हिंदी में कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि एक पॉलिटी की मेरे पास बुक है जिसमें से सेलेक्टेड टॉप मतलब 100 करके कुछ क्वेश्चन हैं जो कि हर एग्जाम में रिपीटेड होती है, तो उस बुक से रिलेटेड मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो गाइज वो इंग्लिश में है ही नहीं, तो मैं हिंदी में ही करा पाऊंगा, ठीक है। तो जितने हिंदी के बच्चे हैं समझ जाना, और आप चाहो तो इसको ट्रांसलेट वगैरह कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रही है तो चलो गाइज इसको स्टार्ट कर ले रहे हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम। बट स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि डेली 10 बजे जो लाइव मॉक टेस्ट आ रही है उसको सारे बच्चे ज्वाइन करो, क्योंकि वो तो खुद की मेरी सेट की रहती है, तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है, ठीक है। तो आपको पता है, और साथ में इंग्लिश की मैं मॉक टेस्ट करा रहा हूँ ट्रिक इंग्लिश चैनल पे डेली की डेली 1 बजे दोपहर में। तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ट्रिक इंग्लिश चैनल का भी, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो कि सारी पीडीएफ मैं वहाँ पे आपको दे देता हूँ, ठीक है ना। चलो और एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जितने बच्चे कोस्ट गार्ड के लिए सीरियस है, थोड़े से पैसे खर्च करके एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, बिना एक मिनट मैं घूस वगैरह देने की बात नहीं कर रहा हूँ, इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए सितंबर स्पेशल है। अगर इसको लगा लेते हो एग्ज़ाम से पहले तो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, और ये परीक्षा ऐप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसको यूज़ करके आप डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन को, और यहाँ पे टेस्ट वाले ऑप्शन में जाके सितंबर स्पेशल डीबी या जीडी जिस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रखा है उसका टेस्ट बाई करके लगा लो एग्जाम से पहले। ध्यान रहे सितंबर स्पेशल होना चाहिए। और अगर यूज़ कर लेते हो ये वाला कोड एग्जाम A to Z 50, तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे 150 रुपये पे करने पड़ जाएंगे 50% डिस्काउंट के बाद आपको 15, लेकिन टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है और जो कि इसमें क्वेश्चन सारे जो हैं आपके एग्जाम के लिए हैं, ठीक है। तो चलो परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाकी चेक कर लेना वहाँ से। देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन देख के ही लग जाएगा कि अरे भाई ये तो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की, तो वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अब ये पहली बैठक कहने का मतलब संविधान को बनाने में जब काम स्टार्ट किया गया था तो उसका पहला बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अच्छा, संविधान पूरे कितने टाइम में बना था, सवाल ये भी आता है, ठीक है। बहुत सारे बैठकें हुई, लेकिन फिर भी 2 साल 11 महीने और 18 दिन समय लगा था, ठीक है। कितना, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये डेटा याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखो संविधान सभा, ठीक है, जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था तो संविधान सभा आखिर कोई हर चीज़ का हर जगह पे कोई ना कोई एक अध्यक्ष होना जरूरी है ना। तो संविधान सभा के लिए भी एक अध्यक्ष चुना जा रहा था। तो उस टाइम हुआ क्या कि लोग कंफ्यूज थे कि किसको चुने किसको नहीं, तो एक टेम्प्रोरी अध्यक्ष चुन लिया उन्होंने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उस टाइम ये भी थे उनमें से, ठीक है। तो ये भी संविधान सभा के एक मेंबर ही थे। तो इनको कहा गया चलो ठीक है, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है आप रह जाओ, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को। और इनको कब चुना गया था ये भी सवाल आता है। ये 11 दिसंबर 1946 वाले सेकेंड बैठक में इनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरा 11 दिसंबर 1946 में जो बैठक हुआ अस्थायी रूप से, मतलब ये परमानेंट नहीं, टेम्प्रोरी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, ठीक है, याद रखना। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। देखो बहुत सारी समितियां हैं संविधान के अंदर, प्रारूप समिति, झंडा समिति, एडहॉक समिति वगैरह वगैरह। तो जो जो इम्पोर्टेंट है उनमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रारूप समिति है, जैसे कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा, मतलब उसके अध्यक्ष ये थे भीमराव अंबेडकर, और ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। लगभग मैंने इसको 10 से ज़्यादा बार देख लिया होगा एग्जाम में पूछते हुए, ठीक है। तो चलो अभी हम लोगों ने देखा क्या, संविधान सभा के अस्थायी ना टेम्प्रोरी अध्यक्ष, यहाँ पे पूछ रहा है अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। अभी जस्ट मैंने बताया अस्थायी रूप से चुना गया था किसको, सच्चिदानंद सिन्हा को। बाद में फिर क्या हुआ, परमानेंट उनको मिल गया राजेंद्र प्रसाद, जिनको अस्थायी रूप से चुन लिया गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी मतलब परमानेंट अध्यक्ष किसको चुना गया, तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अभी देखो कह रहा है क्या, 5 दिसंबर नहीं, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान कब पारित कर दिया। देखो ये कब पारित कर दिया का मतलब लागू कर दिया नहीं होता है, संविधान सभा ने कुल मिला के कह रहा है कि संविधान को कंप्लीट कब कर दिया, ठीक है। देखो संविधान अपना बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को ही। कब बन गया था, 26 नवंबर 1949 को।
लेकिन उस दिन लागू नहीं किया गया था देश में, ठीक है, बस बन के तैयार हो गया था। और कह रहा है संविधान सभा को किस दिन पूर्णतः लागू कर दिया गया, तो ये 26 जनवरी 1950 को। तभी तो उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते। देखो संविधान लागू होना मतलब एक जो है ना गणतंत्र देश बन जाना, मतलब संविधान जिस जिस देश में संविधान लागू है समझ लो वो देश क्या है, गणतंत्र है। वहाँ पे प्रजा के द्वारा शासन किया जा रहा है, नाम है, ठीक है, कि प्रजा शासन कर रही है, वहाँ के राजा को चुन रही है वगैरह वगैरह, बहुत सारे नियम कानून है। उस दिन से हमारा देश गणतंत्र देश बन गया था 26 जनवरी 1950 को। आगे देखो क्या कह रहा है, भारत कब गणतंत्र बना, अल्लो, ये तो सवाल अभी जस्ट मैंने पढ़ाया आपको। जिस दिन से संविधान लागू हो गया। अब संविधान किस दिन लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। ये दो डेट याद रखना। संविधान पूर्णतः पारित कब किया, मतलब बन के कब किया, मतलब अंतिम रूप से कब पारित हो गया, मतलब बन कब गया, 26 नवंबर 1949, ठीक है। और ये पूर्णतः कब लागू हो गया, तो 26 जनवरी 1950। ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई थी। अभी देखो एक प्रस्तावना नाम की चीज होती है संविधान में, ठीक है, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, मतलब उसको प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है। कब भैया, 13 दिसंबर 1946 में। ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे रटाया गया है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसको जवाहरलाल नेहरू ने किया गया था प्रस्तावना को, जिसको कि कहा जाता है संविधान की क्या है, ये आत्मा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यही पूछेगा कि संविधान की आत्मा किसको माना जाता है, तो प्रस्तावना को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया, देखो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को संवैधानिक रूप से कब स्वीकार किया, तो हमने भी क्या पढ़ा, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, संविधान लागू हो गया था। उसके जस्ट 2 दिन पहले, कितने दिन, 2 डेज पहले, कितना तारीख होता है, 24 जनवरी 1950, ठीक है। और इस दिन क्या किया गया था, राष्ट्रीय गान को मतलब उसको कर लिया, स्वीकार कर लिया गया था। मैंने इस तरीके से क्यों समझाया, जस्ट 2 दिन पहले, ताकि आपको याद रहे। डेट अगर डायरेक्टली बोल दूँ 24 जनवरी 1950 में भी कन्फ्यूजन हो जाए, इसलिए मैंने कह दिया आपको 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान अपना लागू हुआ था। 2 दिन पहले 26 में 2 घटा लो, जो 24 जनवरी 1950 आता है, उस दिन हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय गान को स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। आगे क्या कह रहा है, भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितने, ये चीज़ बताओ। भारतीय नागरिक जो भी हैं हमारे देश में, उनको कितने मूल अधिकार प्राप्त है, ये चीज़ पूछा जा रहा है, तो 6 है, ठीक है। अब पूछेगा कि मूल अधिकार क्या क्या होता है भाई, याद है तो बता दो। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी हैं, 6 है, याद करना होगा। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। और एक हटा दिया गया है, कौन सा, संपत्ति का अधिकार, ठीक है ना। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो ये आपको हमेशा हमेशा 6 देना होगा, ठीक है। अभी देखो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। अच्छा हाँ, संपत्ति का अधिकार जस्ट मैंने बताया कि हटा दिया गया, तो किस संविधान संशोधन को, 44वां संशोधन हुआ था संविधान का। तो उसमें कहा गया कि अब संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार से हटा, मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार कह लो, हटा दिया गया। तो पहले कितने मौलिक अधिकार थे अपने, 7, ठीक है, बट अब कितने हो गए, 6। पूछ सकता है कि मान लो मूल या फिर मूल संविधान जो था उसमें कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 थे। वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। किसको हटाया गया है, संपत्ति के अधिकार को। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 44 से संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऐसे करके याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सारे ये सभी, ठीक है। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, देखो मौलिक अधिकार के रक्षक। अच्छा एक चीज़ बताओ, मैं आपको याद करा रहा हूँ। देखो एक्चुअली आंसर होगा इसका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, ठीक है। ऐसे कैसे हम लोग याद कर सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय। अच्छा ठीक है, आपका मूल अधिकार जस्ट मैंने बताया ना कि जैसे जो चीज़ें हैं आपका, समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध वगैरह वगैरह, संस्कृति, शिक्षा, संवैधानिक, धार्मिक। मान लो अगर आपके ऊपर एग्जाम्पल आपको याद दिलाने का तरीका, आपके साथ भेदभाव हुआ है, ठीक है, तो आप पुलिस के पास जाओगे तो वो आपको मतलब न्याय तो देगा नहीं, न्यायालय में ही जाना पड़ेगा, चाहे उच्च हो चाहे सर्वोच्च हो। तो वहाँ पे आपको न्यायालय में न्याय दिया गया, इसका मतलब आपके अधिकारों की रक्षा हुई वहाँ पे। तो कोई भी न्यायालय हो, यहाँ पे उच्च हो चाहे सर्वोच्च हो, तो दोनों ने रक्षा किया ना, तो इसलिए मूल अधिकारों का रक्षक कहते हैं। इस तरीके से आप याद कर लो, ठीक है ना। चलो, निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया। देखो शिक्षा का अधिकार है ना हमारा मौलिक अधिकार, उसमें कहा जाता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को काम नहीं कराना है, उनका जो है ना
शिक्षा का अधिकार जो है मूल अधिकार है, उनको शिक्षा देना ही है अनुच्छेद 21 के ए में, ठीक है। अपना आर्टिकल 21 के ए में ये चीज़ दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। याद कर लेना, बहुत ईजी है, 21 और ए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है। अब देखो ये लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मतलब समझ रहे हो ना कि कल्याण होना चाहिए लोक का उस राज्य का, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के में ये चीज़ शामिल है। और ये परंपरा जो है, ठीक है, परंपरा मैं बोलता हूँ इसको, जो भी है मूल अधिकार मूल कर्तव्य ये सभी समझ लो एक परंपरा के तौर पर चलती है। तो राज्य की नीति जो राज्य की नीति के निदेशक था, तो ये किस देश से हमारे देश संविधान में लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया। तो ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। चलो, और पूछ लेता है कभी कभार कि आपात वाला जो प्रबंध किस देश से लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया। तो ये सभी चीज़ों को आपको याद करना होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे देखो, और क्वेश्चन कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 40, ठीक है, जो संविधान में 40वां अनुच्छेद है वो राज्य को क्या निर्देश देता है। तो देखो राज्य में जो भी ग्राम पंचायतों का संगठन हुआ है उसके बारे में अनुच्छेद 40 में मेंशन्ड है, ठीक है। तो आर्टिकल 40 क्या कहता है, ग्राम पंचायतों का संगठन करो, ठीक है ना। तो ये याद रखना। और एक चीज़, हाँ, संविधान में मूल कर्तव्यों को जो शामिल किया गया है वो किस देश से लिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो कर्तव्य जब कहेगा तो रूस से और मौलिक अधिकार कहेगा तो यूएसए से, तो ये याद रखना। ओके, अब ये कह रहा है संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। देखो अभी मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे देखो मूल कर्तव्य है ये और एक मूल अधिकार। तो मूल अधिकार हमारे पास कितने हैं, तो टोटल 6 हैं, ठीक है। मूल अधिकार कितने हैं, 6 हैं। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो मौलिक कर्तव्य पहले 10 थे और एक और ऐड हो गया तो टोटल 11 है हमारे पास, ठीक है। तो याद रखना मूल अधिकार कितने हैं भाई, हमारे पास 6 है और मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 है, याद रखना। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा पर शामिल किया गया था। देखो मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति, एक समिति है, इनके आधार पर क्या कहता है, मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रख सकते हो। हमारा भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है, तो देखो भारतीय संघ की शक्ति, देखो आपको पता है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है और भारत में जो राज्यों का संघ है उसमें सबसे प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना गया है, ठीक है। तो सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और एक सवाल ये पूछा गया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन जो होते हैं वो और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये दोनों जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये शामिल होते हैं। मैं भी आपके एग्जाम में पूछ भी सकता है, बट ज़्यादा मतलब इतना लॉन्ग रन क्वेश्चन देते नहीं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो जितने भी वन लाइनर टाइप के लग रहे हैं, एक एक लाइन के क्वेश्चन वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत राष्ट्रपति की कार्यकाल जो है वो कितने साल का होता है, वो 5 साल का होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ 5 साल का ही होता है। और ये भी क्वेश्चन है जो कि मतलब 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं 25 के अंदर जो बहुत कम चांसेस है पूछने के लिए, जिसमें से ये भी एक शामिल है। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। चुनाव के लिए तो तीनों विधि अपनाई जाती है, लेकिन अगर हटाने की विधि जो होती है महाभियोग होती है, वो भी याद रखना। चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष मतदान, मतलब उपयुक्त सभी, मतलब अनुपातिक होना चाहिए और एकल होना चाहिए और वो गुप्त होना चाहिए, किसी को पता नहीं होना चाहिए कौन जो है क्या किसको वोट दे रहा है, ठीक है। चलो, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है। ये बिल्कुल भी निर्विरोध चुने गए थे, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों या फिर किसी भी सदन द्वारा, ठीक है, महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया सकता है। महाभियोग कहें तो उनको हटाने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति किसको माना जाता है, तो राष्ट्रपति को ही माना जाता है। तो पता होना चाहिए कि भारत के तीनों सेनाओं के सर्वोच्च किसको माना जाता है, तो राष्ट्रपति को ही माना जाता है। और बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको, ये सितंबर स्पेशल जो कोस्ट गार्ड का टेस्ट सीरीज है, आप इसको लगा लेना एग्जाम से पहले और कोड यूज़ कर लेना एग्जाम A2Z 50, ताकि 50% का डिस्काउंट मिले। और हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर इस टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में परीक्षा ऐप का, वहाँ से डाउनलोड करके बाय कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।